Hello everyone, welcome to the conference. Hope you all are doing very well. आज की वीडियो में हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। उसके डेफिनेशन और उसके गोल्स को देखने से पहले आइए बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंट पे डिस्कशन हुआ था वो कब हुआ था 5 जून 1972 को, और उसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। पहला डिस्कशन इन्वायरमेंट पे 5 जून 1972 को हुआ था, और इसी वजह से हम लोग 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं, और ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा डेवलप किया गया था। फिर 1972 के 10th ईयर एनिवर्सरी जो होती है 10 साल बाद एक नैरोबी डिक्लेरेशन होता है 1982 में। और फिर 1982 के 5 साल बाद 1987 में एक रिपोर्ट आती है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जो जिसका जो टाइटल होता है, जिसका जो मतलब रिपोर्ट का जो टाइटल होता है वो उसका नाम क्या होता है, आवर कॉमन फ्यूचर। और इस रिपोर्ट में सबसे पहली बार बात की गई थी किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन आया जिसमें सबसे पहला इन्वायरमेंट का डिस्कशन हुआ था 5 जून को। फिर 1982 को नैरोबी डिक्लेरेशन होता है, एंड देन 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। इसके बाद 1992 को अर्थ समिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1992 को अर्थ समिट होता है, जिसको रायो समिट के नाम से भी जानते हैं, रियो समिट के नाम से। और ये कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। तो इसके 3 आउटकम्स हुए हैं। इस जो समिट हुई है इसके 3 आउटकम्स निकलते हैं। पहला, UNFCCC, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें जनरली हम लोग जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कन्वेंशंस होते हैं, कोप्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जर्मनी में। इसके बाद CBD की बात करें तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और इसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी एक्ट प्रोटोकॉल आते हैं उनको देखते हैं, जैसे कार्टेगना एक्ट हो गया, नगोया एक्ट हो गया, इन सब के बारे में बात करते हैं। और फिर तीसरा आउटकम आता है एजेंडा 21, जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। मीन्स एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और एजेंडा 2030 जो है वो SDG गोल्स बोलते हैं उसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किससे रिलेटेड है, एजेंडा 2030 से। क्यों, क्योंकि हमको टारगेट जो दिया गया है वो 2030 तक हमें इसको अचीव करना है, जो भी SDG गोल्स हैं। अब बात करते हैं MDG। देखिए MDG क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। ये SDG के आने से पहले MDG था। MDG की डेट 2000 से 2015 थी, और इसमें टोटल 8 गोल्स थे। टारगेट 18 थे, कहीं 21 भी लिखा है। आप जो भी लेटेस्ट पब्लिक, खैर MDG अब ख़त्म हो चुका है तो अब इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अब SDG है। तो टोटल 8 गोल्स से 18 टारगेट थे, और इंडिकेटर 48 थे। और फिर SDG की बात करें तो SDG 2015 से लागू हुआ था, और ये कब तक इसको सारे गोल्स को अचीव करने का टारगेट है, 2030 तक। इसमें टोटल गोल्स कितने हैं, 17। और ये 17 गोल्स आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। मीन्स कि पहले नंबर पे कौन सा गोल है, 7th गोल किससे रिलेटेड है, ये। टारगेट 169 है, इंडिकेटर 304 है, और पब्लिकेशन 1349 है। आपको जो भी, जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपको लेटेस्ट उसका पब्लिकेशंस देख कर जाना है। इसके बाद बात करें इसकी रैंकिंग के बारे में। देखिए एक SDG रैंकिंग आती है, SDR रिपोर्ट आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो उसमें जो वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग होती है तो वो किसके द्वारा की जाती है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा की जाती है। और इसमें जो 2004 की SDR रैंकिंग आई थी, रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पे फिनलैंड था, देन नॉर्वे, देन आइसलैंड। और इंडिया की रैंक 109 थी। ये कौन सा, SDR रैंकिंग 2024। और जो इंडिया में SDG रैंकिंग आती है, मीन्स कि इंडिया के स्टेट कैसे परफॉर्म करें इसमें, वो नीति आयोग के द्वारा दी जाती है। और उसमें सबसे फर्स्ट पे केरला था। ये 2024 की है। आप जब भी एग्ज़ाम होगा आप अपना लेटेस्ट रैंकिंग जो है वो देख कर जाइएगा। इसके बाद बात करें कि SDG है क्या, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो उसका क्या मतलब है, ये इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट कैन बी सस्टेन इन फ्यूचर। मीन्स कि ऐसा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर में भी सस्टेन हो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी को हम लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट को देख रहे हैं, फ्यूचर में भी वो डेवलपमेंट जो है वो सस्टेन हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन जो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पे होता है, UNEP में जो ब्रांडेड लैंड वो कन्वेंशन हुआ था, ब्रांडेड लैंड रिपोर्ट आई थी। तो उसमें सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी। ये समिट था 1987 में, जो
मतलब कि इसके बारे में बात करता है। और ये सेम कमीशन जो है 1992 में वापस से होता है रियो डी जेनरियो, जिसको अर्थ समिट बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने हिस्ट्री इसकी ऑलरेडी देख ली है। तब इसकी बात करते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में। इसकी डिफिनेशन जो जनरली बुक्स में दी है या फिर इस रिपोर्ट में जो इसकी डिफिनेशन थी वो, द कमीशन नोन एज ब्रांडेड लैंड कमीशन, इट गिव द डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ब्रांडेड लैंड कमीशन में जो रिपोर्ट आई थी उसमें हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक्चुअल डिफिनेशन भी मिलती है। तो वो डिफिनेशन क्या है? It is the development which meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs। मीन्स कि ये ऐसा डेवलपमेंट है जो प्रेजेंट की नीड तो पूरी करेगा ही, मतलब वो डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में जो लोग हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि प्रेजेंट की जो जनरेशन है उनकी नीड्स तो पूरी करनी चाहिए। वो ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड को कंप्लीट करे, बट ऐसा नहीं कि जो फ्यूचर में जनरेशन है उनकी एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी जो एबिलिटी है अपनी जनरेशन की नीड को कंप्लीट करने की, मीट करने की, तो वो उनकी एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट उनको हार्म नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज क्योंकि फ्यूचर में भी यूज़ होने चाहिए। तो अगर हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो इसका मतलब फ्यूचर जनरेशन को हम तो डिप्लीट रिसोर्स दे रहे हैं, अच्छे रिसोर्सेज नहीं देंगे, तो एक तरीके से तो उनकी एबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो वो ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं करना है। हमें डेवलपमेंट जो भी करना है वो प्रेजेंट को भी लेकर करना है और फ्यूचर की एबिलिटी कंप्रोमाइज़ ना हो ये भी देख कर करना है। इसके बाद बात करते हैं तो ये रिलेटेड कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड है विद इंटर जनरेशनल इक्विटी। इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या है? इक्विटी बिटवीन टू जनरेशन्स, मीन डिफरेंट जनरेशन्स के बीच में जो इक्विटी है उसको इंटर जनरेशनल इक्विटी बोलते हैं। और ये कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड भी है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? देखिए जो भी हमारा अर्थ है, जो इन्वायरमेंट है हमारी, वो हम लोग बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ के एडवर्स इम्पैक्ट जैसे पॉल्यूशंस होते हैं, वेस्टेज होते हैं, तो वो हम इन्वायरमेंट अर्थ पे डाल देते हैं। तो उसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी इन्वायरमेंट की, तो उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें जो भी वेस्टेज होते हैं उनको एब्जॉर्व करने का जो एक कैपेसिटी होता है वो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं उसको हम लोग। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कोई भी डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे जीडीपी इंक्रीज होना ही चाहिए, क्योंकि जनरली डेवलपमेंट क्या है कि जब ग्रोथ होगा और जो भी लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उसी से सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ेगा ना। तो सबसे पहले जो एटमोस्ट जो चीज़ें हैं वो क्या है? रियल जीडीपी इंक्रीज होनी ही होनी चाहिए, तभी हम बाकी सारी चीज़ें कर पाएंगे। देखिए जैसे अगर अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी इंसान का इंक्रीज़ करना है या फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब अपलिफ्ट होता है? जब आपके पास पैसे आते हैं। तो जीडीपी इंक्रीज सबसे पहले होगी तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। देखिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिर्फ क्या होता है? इंक्रीज इन रियल जीडीपी, यही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जीडीपी जब भी बढ़ती है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बट डेवलपमेंट क्या है? जब जीडीपी के साथ साथ सोसाइटी में वेलफेयर भी होता है, मतलब सोशल वेलफेयर भी होता है। कोई भी पोवर्टी नहीं रहती है, मतलब पोवर्टी नहीं रह जाती, लोगों के पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, सारे मतलब सोसाइटी में ओवरऑल अपलिफ्टमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जब सोशल वेलफेयर होता है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। और जब ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट भी होता है, मतलब इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होता है, हम लोग इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते, तो वो क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे ही होंगे। मतलब इकॉनमी में जब ग्रोथ होगा, जब डेवलपमेंट होगा और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा, इन्वायरमेंट का भी हम लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इसके बाद बात करते हैं डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिक है, सोशल है, इन्वायरमेंट है। मीन्स कि इकोनॉमिक में हमको ग्रोथ होना चाहिए, सोशल में सबको वेलफेयर मिलना चाहिए, और तीसरा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहना चाहिए। मतलब इन्वायरमेंट का सही से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, रिसोर्सेज का ऐसा नहीं कि वेस्टेज करना चाहिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो ये सारे डायमेंशंस हैं। इसके बाद इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स कि क्या क्या इंडिकेटर है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या है कि
जो जैसे हमारे यहाँ इकोनॉमी की जो भी जीडीपी है, जीडीपी अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जीडीपी, एनडीपी सारी चीज़ें कवर की, तो आप वो देख सकते हैं। तो जीडीपी को जब हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं, देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करते करते इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे कोई भी जो फर्नीचर के सामान होते हैं या कुछ भी हम लोग वो करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, पेड़ को काटते चले जाते हैं, फॉरेस्ट डिप्लीट होते चले जाते हैं, तो उससे इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है। तो इन्वायरमेंट डिग्रेड की कॉस्ट को जब हम जीडीपी के साथ एडजस्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जितना हो रहा है उसकी कॉस्ट को, उसकी वैल्यूएशन को जब हम जीडीपी से, जो नॉर्मल जीडीपी होती है उससे सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको ग्रीन जीडीपी मिलती है। दूसरा क्या है इसका इंडिकेटर, जेन्युइन सेविंग्स। जेन्युइन सेविंग्स क्या होती है, जो ग्रॉस सेविंग्स होती है, जो नॉर्मली सेविंग होती है इकॉनमी के, उसमें अगर हम लोग डिप्रिशिएशन इन मैनमेड कैपिटल मीन्स जो भी मैनमेड कैपिटल, जो भी मशीन्स है वो डिप्रिशिएट करती हैं, वियर एंड टीयर करती हैं, तो उसके डिप्रिशिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। और डिप्रिशिएशन इन नेचुरल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमें इन्वायरमेंट से मिली, प्रकृति से मिली है, उसको अगर उसके डिप्रिशिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या आएगा, जेन्युइन सेविंग। देखिए जो भी सेविंग्स होती है वो क्या करती है कि हम जनरली हम लोग जो भी सेविंग करते हैं वो फ्यूचर में हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है, मतलब फ्यूचर में हमको हेल्पफुल होती है। तो नॉर्मली देखिए तो जो सेविंग्स होगी वो तो जो फ्यूचर जनरेशन उसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगी। बट अगर हम उनको जो भी मैनमेड कैपिटल्स मीन्स जो भी मशीन वगैरह है, अगर उनको हम डिप्रिशिएटेड मशीन दे देंगे, या जो भी रिसोर्सेज हमारे लैंड्स वगैरह हैं उनको, जो लैंड की फर्टिलिटी को अगर हम एकदम ख़त्म कर दें, बैरन लैंड दे देंगे उस, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी को ये कम कर देगा। अगर हम मशीन वगैरह जो भी देंगे उनको फ्यूचर में, अगर वो ख़राब मशीन दे देते या डिप्रिशिएट मशीन दे देते तो उसकी वैल्यू वैसे भी कम है, तो वो उनको इतनी उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस नहीं कर पाएगी, उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को कम कर देगी। ऐसे ही अगर हम लोग लैंड वगैरह बहुत ही बैरन दे दें, या फिर जो सिटीज़ दे रहे हैं, जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं, पोल्यूशन के साथ दे देंगे, तो ये उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बहुत ही अफेक्ट करेगी, और इस तरह फ्यूचर डेवलपमेंट और या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट करेगी। तो दो इंडिकेटर कौन से, एक ग्रीन जीडीपी, दूसरा जेन्युइन सेविंग्स। तो जेन्युइन सेविंग्स क्या है, ग्रॉस सेविंग्स है, जब हम डिप्रिशिएशन ऑफ मैनमेड कैपिटल और डिप्रिशिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जेन्युइन सेविंग्स आती है। अब जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें मिले हैं यूएनईपी से, जिसको हम लोग को 2030 तक सारे गोल्स अचीव करना है, जो भी टारगेट्स है गोल्स है सारे अचीव करने हैं, वो 17। आपको ये 17 के 17 गोल्स आपको ऐसे ही याद करने हैं कि जनरली क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि जो 8th गोल है वो किससे रिलेटेड है, या सस्टेनेबल सिटी किस गोल से रिलेटेड है एसडीजी के। तो आपको ये याद करना है, आप इसको एज अ, अगर आपका मगज पावर बहुत अच्छी है तो उससे याद कर लीजिए, या फिर स्टोरी की तरह फ्रेम कर लीजिए। जैसे कैसे कि नो पोवर्टी मीन्स अगर कोई गरीब नहीं रहेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा तो फिर सबकी हेल्थ अच्छी होगी, सब लोग अच्छे से रहेंगे। दूसरा, अगर सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो सबका पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा तो जो आपस में ये डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल फीमेल में, वो चीज़ें नहीं होंगी, मतलब वो कम हो जाएंगी। इसके बाद अगर क्लीन वाटर और सैनिटेशन हम लोगों को मिलेगा, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिलेगी, तो सब काम करेंगे, मतलब डिसेंट वर्क करेंगे, अच्छे से वर्क काम करेंगे। और जब वर्क होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या, इंडस्ट्रीज़ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, इनोवेशंस होंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से ये रिलेट करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो कंट्री में क्या होगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इससे इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो आप यहाँ से कैसे कि 1 से 5 तक तो आप सीधे याद कर सकते हैं कि कोई गरीब नहीं रहेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा तो सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी, सबका पढ़ाई में मन लगेगा, और इस तरह फीमेल्स मेल्स में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं रहेंगे। फिर दूसरा, अगर हमें क्लीन वाटर और सैनिटेशन मिलता है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिलती है, तो सब लोग डिसेंट वर्क करेंगे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्रीज़ होंगी, इनोवेशंस होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, जिससे इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद बात करें, अगर सारी सिटीज़ सस्टेनेबल हो, मतलब सस्टेनेबल सिटीज़ के यहाँ फ्यूचर को भी देखकर, एनवायरनमेंट को देखकर अगर वो काम करें, तो
एक सेकेंड, हम सस्टेनेबल सिटीज़ हो और फिर जो भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से, मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग वेस्टेज का मतलब प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा सरप्लस में हो जा रहा है, कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा सरप्लस में हो जा रहा है, तो वो नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रोडक्शन कंजम्पशन करना है। क्लाइमेट एक्शंस लेते रहना है कि मतलब जब भी क्लाइमेट में जो टेम्परेचर ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम लोग को एक्शंस लेते रहना चाहिए। इस तो अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी, सस्टेनेबल सिटीज़, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, तो चाहे लाइफ बिलो वाटर हो या लाइफ ऑन लैंड हो, हर जगह पीस होगा, जस्टिस होगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगा और आपस में सबके साथ पार्टनरशिप होगी और ये गोल्स अचीव हो जाएगा। आप ऐसे ये स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं, आप जैसे भी इसको कंफर्ट है आप याद करने के लिए, तो आपको ये याद करना है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, स्पेशली यूजीसी नेट में तो स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेनली ये पीवाईक्यू भी है वहीं से। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है इस टीजी से कि बाय 2030 डबल द ग्लोबल रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030, मीन्स 2030 तक जो भी एनर्जी एफिशिएंसी है उसका जो इम्प्रूवमेंट रेट है उसको डबल करना है। तो डबल द ग्लोबल रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030, ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा क्या है कि अंडर एसडीजी गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बींग, मतलब गोल 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। कैसे, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कोई गरीब नहीं रहेगा तो कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई भूखा नहीं सोएगा तो सबकी हेल्थ अच्छी होगी। तो गोल 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। तो उसमें क्या बोला गया कि जो प्री मेच्योर डेथ है फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्री मेच्योर डेथ होती है उनको रिड्यूस करना है 50%। मतलब टारगेट क्या है कि 2030 तक प्री मेच्योर डेथ को 50% से हमें रिड्यूस करना है। तीसरा ये कहा था कि SDR 2020 में करेक्ट ऑर्डर, ब्रिक्स कंट्रीज जो है उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना था उसको। तो ये तो PYQ है, आप देख लीजिएगा। बाकी एक क्या है, एक है कि SDG 12 जो है, SDG 12 क्या है, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इसके बारे में बात करते हैं ना कि अगर हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा गोल क्या है, SDG 12 जो है वो सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो उसमें हमको टारगेट क्या दिया गया है कि इज़ टू रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल बाय 1/2। मतलब जो पर कैपिटा फूड वेस्ट होता है उसको हाफ तक रिड्यूस करना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल and follow for more. Thank you so much.